भो छात्राः सुप्रभातम्। खगकुल कलरव गुंजित मधुरस सिंचित प्रातःकालीन वेलायां देववाण्याः वादने भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य अहं तव समक्षे व्याकरणान्तर्गत प्रत्ययविषये चर्चां करिष्यामि। इतः पूर्वं पर्यावरणाय समर्पितम् एकं श्लोकमस्ति। सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया समन्वितः। सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया समन्वितः। यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया समन्वितः। यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। अस्मिन् श्लोके कविः पर्यावरण संरक्षणाय संदेशं ददाति यत् सर्वेषां मनुष्याणां कर्तव्यम् अस्ति यत् पर्यावरणस्य कृते वृक्षारोपणं कुर्वन्तु। यदि सर्वे जनाः वृक्षारोपणं कुर्वन्तु, वृक्षाणां सेवनं कुर्वन्तु, तर्हि अस्माकं पर्यावरणं हरितपूर्णं सञ्जातम्। यदि फलानि नापि आयान्ति कोऽपि चिन्तायाः विषयः नास्ति। छाया तु कोऽपि न निवार्यते। छाया तु अवश्यमेव मिलिष्यति। अतएव वृक्षारोपणम् अवश्यमेव कर्तव्यम्। हिंदी भाषायां बच्चों, आज पर्यावरण हमारे पूरे विश्व के लिए, दुनिया के लिए चुनौती के रूप में सामने आया है और उसका कारण और कोई नहीं, हम स्वयं हैं। क्योंकि हमने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है विभिन्न प्रकार से। इसलिए आज दुनिया के सभी देश ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं, लेकिन निष्ठापूर्वक सच्चे मन से इसको अपना पुनीत कर्तव्य मानते हुए आगे शायद नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए आए दिन हम ग्लोबल वार्मिंग से पीड़ित हो जाते हैं, आए दिन हम जलवायु परिवर्तन से पीड़ित रहते हैं। इसलिए हम सबका पुनीत कर्तव्य है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी लोग आगे आएं और कुछ न करें, केवल वृक्ष लगाएं। वृक्षारोपण सबसे कारगर उपाय है पर्यावरण संरक्षण के लिए, क्योंकि वृक्ष हमें केवल प्राणवायु नहीं देते, हमें आर्द्रता देते हैं, हमें लकड़ी देते हैं, हमें फल देते हैं, हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचाते हैं, हमारे लिए हरा भरा पर्यावरण देते हैं जो हमारे आँखों के लिए भी बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन को पल पल वो बढ़ाते हैं। इसलिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए और केवल वृक्षारोपण करके ही हमें इतिश्री नहीं समझ लेनी चाहिए, बल्कि उनको पालने पोषने के लिए भी आगे आना चाहिए। क्योंकि वृक्ष एक छोटे बच्चे से कम नहीं होते। जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे को बहुत सावधानी से पाला पोसा जाता है, उसी तरह से वृक्षों को भी लगाकर, आरोपित करके उनकी सेवा करनी चाहिए। तभी वृक्ष बड़े हो पाएंगे और हमें विशुद्ध पर्यावरण दे पाएंगे। तो ये श्लोक तुम्हारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत की 10वीं कक्षा की सेमुशी से लिया गया है और इसमें पर्यावरण के लिए ही संदेश दिया गया है कि सभी को वृक्ष लगा। सेवितव्यो महावृक्षो वृक्षा फल छाया समन्विता। वृक्ष हमें फल और छाया दोनों प्रदान करते हैं, और वृक्ष हमें क्या क्या नहीं प्रदान करते हैं। तो उसके लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, लेकिन सेवितव्यो, हमें उनकी सेवा भी करनी चाहिए, सिंचाई करके, गुड़ाई करके, देखभाल करके। और यदि दैवात् फलम नास्ति, यदि दुर्योग से फल उन वृक्षों में न भी आए तो कोई बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। छाया केन निवार्यते, छाया तो हमें मिलेगी ही। और ग्रीष्म काल में जब हम गर्मी से, धूप से परेशान हो जाते हैं तो वृक्ष की छाया का ही आश्रय ढूंढते हैं। जब वृक्ष नहीं होंगे तो कहाँ आश्रय मिलेगा हमें। इसलिए हम सबका पुनीत कर्तव्य है कि हम वृक्षारोपण करें और उनकी सेवा करें। धन्यवाद।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने व्याकरण की ओर। और जैसा कि हमने बताया, आज हम व्याकरण में प्रत्यय के विषय में चर्चा करेंगे। और प्रत्यय संबंधी प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जूनियर कक्षाओं से लेकर उच्च कक्षाओं तक, इसलिए प्रत्यय का ज्ञान होना सभी को बहुत आवश्यक है। शब्द संरचना में प्रत्ययों का विशेष महत्व है, विशेष योगदान है। इसलिए प्रत्यय को सावधानी पूर्वक समझिए और अपनी परीक्षा में प्रत्यय संबंधी जो प्रश्न हो उसको पूरा पूरा सही करके आइए। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा, आखिर प्रत्यय हैं क्या, ये हमें समझ लेना चाहिए। प्रतीयते विधीयते अनेन इति प्रत्ययः, जिनसे किसी शब्द या धातु से नव शब्द संरचना में जिन शब्दांशों का विधान किया जाता है उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द या किसी धातु के आगे लग करके, आगे माने बाद में लग करके, ठीक है, धातु से धातु के पश्चात लग कर नए शब्द का निर्माण कर देते हैं और उसमें अर्थ में परिवर्तन भी कर देते हैं। ठीक है, ये प्रत्यय ही हैं जो किसी शब्द या धातु से आगे लगकर नए नए विभिन्न शब्दों का निर्माण करते हैं। और इसी से, इन्हीं प्रत्ययों की वजह से हमारे संस्कृत का जो शब्द भंडार है बहुत विशाल है, अथाह भंडार है संस्कृत में शब्द भंडार का। कारण यही प्रत्यय, यही उपसर्ग। यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर भी बता देना चाहेंगे। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि प्रत्यय क्या है और उपसर्ग क्या है, या प्रश्न पूछा जाता है कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है। तो प्यारे बच्चों, उपसर्ग वो हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लगते हैं और प्रत्यय वो हैं जो किसी शब्द या धातु के बाद लगते हैं। बस यही अंतर है। प्रत्यय हमेशा बाद में लगते हैं और उपसर्ग किसी शब्द से पहले लगते हैं। तो प्रतीयते विधीयते अनेन इति प्रत्ययः, जिनसे नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, विधान किया जाता है, वो प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय बहुत सारे होते हैं। आपकी सरलता के लिए, सुगमता के लिए प्रत्ययों का वर्गीकरण किया गया है, 3 भागों में उनको बांट दिया गया है। सबसे पहले कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय, और तीसरे होते हैं वो जो स्त्री प्रत्यय होते हैं। तो कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? किसी धातु से जिनका विधान किया जाता है वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, धातु जानते हैं, पठ, लिख, गम, खाद इत्यादि ये धातुएं होती हैं, क्रियापद जिनको कहते हैं। तो इन क्रियापदों से, धातुओं से जिन प्रत्ययों को लगाया जाता है वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और इन प्रत्ययों को लगाकर जो शब्द बनते हैं उनको कृदंत शब्द कहते हैं। ठीक है, ये हमने लिखा है, आप लिख लीजिए। कृत प्रत्यय किसी धातु से जिनका विधान किया जाता है वो कृत प्रत्यय होते हैं। अब कृत प्रत्यय होते कौन कौन से हैं? जैसे त्वा, तुमुन, अनियर, क्षत्रि, शानच, क्ता, क्तवतु, तव्यत, तिन इत्यादि बहुत से प्रत्यय हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी लिख रखे हैं, आप इनको लिख लीजिए। ये जो प्रत्यय हैं ये सारे कृत प्रत्यय हैं। क्यों? क्योंकि ये धातुओं में लगते हैं। ठीक है, किसी भी धातु के बाद में इनका प्रयोग किया जाता है, लगाए जाते हैं, संयोजन किया जाता है और ये नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर केवल 2-3 उदाहरण दे रखे हैं। जैसे क्री प्लस त्वा, क्री धातु है करने के अर्थ में, त्वा प्रत्यय लगा तो शब्द निष्पन्न हुआ कृत्वा। कृत्वा का अर्थ हो जाता है करके। ठीक है, क्री ही धातु है, तुमुन प्रत्यय लगा तो क्या शब्द निष्पन्न हुआ? कर्तुम, करने के लिए। इसी तरह से कोई भी धातु हो, पठ धातु है तो उसमें त्वा प्रत्यय लगा दीजिए तो पठित्वा हो जाएगा, उसमें तुमुन प्रत्यय लगा दो तो पठितुम हो जाएगा। इसी तरह से तमाम सारी धातुएं हैं, उन धातुओं में ये प्रत्यय लगा करके आप उनको घर में काम करिए और शब्द बनाइए नए नए। दूसरे होते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों में लगाए जाते हैं। ठीक है, यही अंतर है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्ययों में। कृत प्रत्यय
किसी धातु में लगाए जाते हैं, लेकिन तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में लगाए जाते हैं और उनसे नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, उनमें अर्थ में परिवर्तन किया जाता है। तो ऐसे जो प्रत्यय होते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं और इनसे निष्पन्न जो शब्द हैं वो तद्धितांत कहलाते हैं। ठीक है। जैसे मतु प्रत्यय, तल प्रत्यय, त्व प्रत्यय, इनि प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय, ठक प्रत्यय, ठय प्रत्यय इत्यादि, ये सारे प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हैं। ये हमेशा किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों में लगाए जाते हैं। ठीक है। जैसे लघु शब्द है, इसमें तल प्रत्यय लगा तो शब्द निष्पन्न हुआ लघुता। लघु शब्द है, इसमें त्व प्रत्यय लगा तो क्या शब्द निष्पन्न हुआ लघुत्व। इसी तरह से मनुष्य शब्द है, उसमें तल प्रत्यय लगा तो मनुष्यता शब्द बना। मनुष्य शब्द है, उसमें अगर त्व प्रत्यय लगा तो मनुष्यत्व बना। ठीक है। इसी तरह से आप अपनी सहायक पुस्तक में देखिए, उसमें बहुत सारे शब्द होंगे जो निष्पन्न होंगे इन्हीं प्रत्ययों के द्वारा, तो उनको आप पढ़िएगा। अब आते हैं तीसरे नंबर पर स्त्री प्रत्यय। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो कृत प्रत्यय के अंतर्गत भी नहीं आते हैं, तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत भी नहीं आते हैं, वो स्त्री प्रत्यय होते हैं। और स्त्री प्रत्यय वो होते हैं जो प्रत्यय किसी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने में उपयोग किए जाते हैं। जैसे शब्द है बालक, अब उसको स्त्रीलिंग बनाना है तो कैसे निष्पन्न होगा, उसके लिए स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। कुछ स्त्री प्रत्यय हैं, जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं, टाप प्रत्यय है, ङी प्रत्यय है, ङीश प्रत्यय है इत्यादि। ये प्रत्यय अगर जोड़ दिए जाएं किसी शब्द में तो उससे रूप स्त्रीलिंग का हो जाता है। जैसे बालक शब्द है, बालक शब्द में टाप प्रत्यय लगा तो टाप प्रत्यय लग करके शब्द निष्पन्न हुआ बालिका। ठीक है। अज शब्द है, उसमें टाप प्रत्यय लग गया तो बन गया अजा। नर शब्द है, उसमें ङी प्रत्यय लगा तो बना नारी। तो इस तरह से ये स्त्रीलिंग के प्रत्यय हैं, इनको स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है। तो जो प्रत्यय किसी शब्द में लगकर या जुड़कर शब्द को स्त्रीलिंग का रूप दे देते हैं वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे टाप प्रत्यय, ङी प्रत्यय, ङीश प्रत्यय इत्यादि। और ये आप मान लीजिए, ये आपकी हाई स्कूल परीक्षा में, इंटर की परीक्षा में हर वर्ष इन्हीं प्रत्ययों में से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें कुछ ज़्यादा लिखना नहीं होता है, केवल मात्र प्रत्ययों को जोड़ करके नए शब्द का निर्माण करना होता है, वो लिखना होता है, या फिर उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है किसी शब्द में, ये पूछा जाता है। और इसको आप अगर सही ढंग से याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, तो फिर आप प्रत्यय संबंधी प्रश्न बिल्कुल सही करेंगे अपने प्रश्न पत्र में। और ये कम से कम 10-12 नंबर के आते हैं, विभिन्न प्रश्नों में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, कल हम कोई नया विषय लेकर के आएंगे। धन्यवाद।